नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर, जिसका दूसरा नाम है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। इसमें आज हम समझेंगे कि ये कर्नाटक कहाँ है, इस वॉर का कारण क्या था, इसका परिणाम क्या हुआ। सबसे पहले हम समझते हैं कि सूबा और सब सूबा का कंसेप्ट क्या होता है। देखिए, जो मुगल पीरियड था उसमें खास करके औरंगजेब के समय तक बहुत बड़ा क्षेत्रीय विस्तार हुआ। क्षेत्रीय विस्तार करते करते वो हैदराबाद का जो आज रीजन है वहां तक आ गए थे। उन्होंने अपने पूरे राज्य को अच्छे प्रशासन के लिए कई भागों में बांट दिया, जिसमें एक हैदराबाद भी था और वह एक सूबा था। हैदराबाद जो सूबा है उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उनका प्रशासन बढ़िया से अच्छी तरह से करने के लिए उन सारे क्षेत्रों को सब सूबा में बांट दिया। अर्थात ये जो कर्नाटक है यह हैदराबाद जो सूबा है उसका सब सूबा था। क्लियर हुआ? तो फ्रेंड्स ये देखिएगा, ये हैदराबाद है, ये निजाम का एरिया है, ये जो इस तरह से पूरा आ रहा है, और ये जो क्षेत्र है ये कर्नाटक वाला है। ये जो कर्नाटक क्षेत्र है यह हैदराबाद जो है सूबा उसका सब सूबा था। ये क्लियर हो गया। इसका नाम कर्नाटक क्यों पड़ा इसको जानना बहुत जरूरी है। जो कॉलोनियल राइटर्स थे, जो उस समय कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे, वह यह जो कोरोमंडल तट है, भारत का जो कोरोमंडल तट है उसके जो आगे का एरिया है जिसको हिंटरलैंड बोलते हैं, और जो ईस्टर्न घाट है, ये जो पूरा एरिया है ईस्टर्न घाट है, और ये आप जानते हैं ये सारे वेस्टर्न घाट हैं। तो ईस्टर्न घाट और कोरोमंडल तट का जो बीच का एरिया है इसको कर्नाटक एरिया कहा गया, कर्नाटक क्षेत्र कहा गया। तो दो चीज़ क्लियर हो गया। जो निजाम का हैदराबाद वाला एरिया है उसका कैपिटल जो है वो हैदराबाद ही है, और जो कर्नाटक क्षेत्र था उसका कैपिटल जो है ये ऑरकोट है। इसको याद रखिएगा दो चीज़ को। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ और साइट्स को हम देख लेते हैं। यह यमन है, और ये मछलीपट्टनम है, ये मद्रास है, ये पांडिचेरी है, और यह सेंट फोर्ट डेविड है। इसको याद रखिएगा। और ये करैकाल है। फ्रेंड्स, मद्रास के बारे में हम थोड़ा आपको बताते हैं कि मद्रास जो है एक रिवर के बगल में बसा हुआ है जिसका नाम अडियार नदी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है क्योंकि यहीं पे एक बैटल हुआ है जिसको बैटल ऑफ अडियार बोलते हैं। साथ ही साथ इसको सेंट थॉम बैटल भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। सेंट फोर्ट डेविड मैंने बता दिया। वनडीवास जो है इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। वनडीवास क्या है? ये जो मद्रास है, इस मद्रास के बगल में यहाँ पे एक क्षेत्र है जहाँ पे उस एरिया को आज वनडीवासी कहा जाता है, लेकिन उस समय में इसका नाम वनडीवास था। फ्रेंड्स, ये सारे जो आपका साइट से जो ज्योग्राफिकल मैप है ये आपको दिखा दिया। फ्रेंड्स, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द कर्नाटिक वॉर। एक साइड में वॉर है और दूसरे साइड में एसोसिएटेड ट्रीटी है। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकेंड कर्नाटिक वॉर एंड थर्ड कर्नाटिक वॉर, ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी, ट्रीटी ऑफ पेरिस एंड ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल। Which of the pairs given above are correctly matched? आपको बताना है कौन सा मैच है, कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी अर्थात कोई भी सही नहीं है। बाद में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। जो मेंस का क्वेश्चन है वो है द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर सुपरमेसी इन इंडिया was fueled by a spirit of global colonialism and ended with the blood of Indians। क्या मतलब है? कहता है कि ये जो एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल था इंडिया में सुपरमेसी को लेकर के, इनको जो फ्यूल मिलता था, इनको जो ईंधन मिलता था, इनको जो और उकसाने का काम करता था, वह करता था जो ग्लोबल कॉलोनियलिज्म का जो भावना था उसके कारण यह बहुत तीव्र हो जाता था। और ये जो एंड हुआ भारत में, यह भारत वास्तव में भारतीय लोगों के खून अर्थात भारतीय बहुत सारे लोग इस वॉर में मरे, भारतीय लोग मरे। इन्हीं चीज़ों को इस क्वेश्चंस के आंसर में आपको डिस्कस करना है, इसको एनालाइज करना है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल से इनको सब्सटेंशिएट करना है। इसका आंसर लिखिएगा और हम फीडबैक देंगे। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। फ्रेंड्स, ये जो मेंस का क्वेश्चन है जिसमें बोलता है कि जो कॉलोनियल ग्लोबल कॉलोनियल जो स्पिरिट है, इसी के कंटेक्स्ट में हमको ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या है ग्लोबल कंटेक्स्ट। सबसे पहले हम इस मैप में इंग्लैंड को देखते हैं। ये इंग्लैंड जो है आपका, ये वाला पार्ट जो है इंग्लैंड है, यहाँ पे आयरलैंड का थोड़ा सा पार्ट है। उसके बाद ये स्पेन है, यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे जर्मनी है, और यहाँ पे ऑस्ट्रिया था। फ्रेंड्स,
ये आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका है, और ख़ास करके नॉर्थ अमेरिका में हम यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये सारे जो है कनाडा का एरिया है, और इधर जो है यूएसए का एरिया है। यहीं पे एक जगह है जिसका नाम है लुइसबर्ग, इसको याद रखिएगा। उसके बाद एक्सला चैपल करके एक साइट से जिसको आज के दौर में एचेन बोला जाता है। ये जो जर्मनी है, जो भी मैंने बताया कि जर्मनी का जो पार्ट है यहाँ पे ये जर्मनी है, और जर्मनी, नीदरलैंड और बेल्जियम, इन तीनों कंट्री जहाँ मिलता है वहाँ पे एक शहर है जिसको आज एचेन बोला जाता है, लेकिन उस समय में एक्सला चैपल कहा जाता था। फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, ये सारे टर्म अभी आने वाले स्लाइड में आएंगे। और उसके बाद मॉरिशस है, यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम मॉरिशस है, ये भी आगे हम बात करेंगे मॉरिशस के बारे में। तो आपने इस जो ग्लोबल पूरा एरिया है इसको देखा। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर। इसका जो पीरियड है 1740 से लेकर के 1748 है। क्या हुआ है तो मैंने आपको बता दिया कर्नाटिक नाम इसका क्यों पड़ा, क्योंकि यूरोपियंस जो लोग हैं, जो कोरोमंडल कोस्ट है और इनके आगे का जो हिंटरलैंड है उसको कर्नाटिक कहा जाता था, और सारे वॉर जो है इसी एरिया में, इसी क्षेत्र में हुआ है। दैट्स वाई दैट्स कॉल्ड कर्नाटिक वॉर, और इसको मेनली जो कहा जाता है एंग्लो फ्रेंच वॉर भी कहा जाता है। यह जो फ्रेंच वॉर है, एंग्लो फ्रेंच वॉर है, ये जो शुरुआत हुआ इसका आउटब्रेक हुआ ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर से। ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर मैंने आपको बताया है कि जो जर्मनी है उसके जो ईस्टर्न साइड है, ऑस्ट्रिया है, वहाँ पे सक्सेशन वॉर हुआ, मतलब उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हुआ कि इसके बाद, इस राजा के बाद सत्ता पे किसका अधिकार होगा। और ये युद्ध 1740 से चल रहा था। इस युद्ध में जो एंट्री मारा है इंग्लैंड ने वह 1744 में मारा है। ये जो इंग्लैंड का इस युद्ध में भाग लेना, यह इमीडिएट कंटेक्स्ट प्रदान किया किसके किसके बीच पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट का। तो दोनों जो यूरोपियन पावर थे उस समय में, फ्रांस और ब्रिटेन, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग यूरोपियन पावर थे, इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट का ये एक कंटेक्स्ट, एक भूमिका तैयार किया। यही युद्ध, यही पॉलिटिकल जो हॉस्टिलिटी था, जो कन्फ्लिक्ट था, वो भारत में भी आ गया, क्योंकि इस समय तक भारत में फ्रांस और ब्रिटेन, ये दोनों कंपनियां बहुत ही ताकतवर बन चुका था। लेकिन जब हम बंगाल की बात करते हैं तो उस समय में बंगाल के जो नवाब थे अलीवर्दी खां, वो बहुत ही ताकतवर थे। इन्होंने इन दोनों कंपनी को बोला कि तुम हमारे एरिया में तुम युद्ध नहीं करोगे, अर्थात इन्होंने इफेक्टिवली इंटरवेंशन करके इस युद्ध को रोक दिया। लेकिन जो साउथ इंडिया है वहाँ पे ऐसा सिचुएशन नहीं था। साउथ में जो फ्रेंच थे वो बहुत ही मजबूत थे, और इसी समय में साउथ में, मतलब इस एरिया में मॉरिशस, जो मैंने आपको मैप में बताया था कि मॉरिशस का जो गवर्नर था वह एक फ्लीट लेकर के, मतलब एक समुद्री नौका बेड़ा लेकर के, और उसका जो नेतृत्व करने वाला था वह एडमिरल ला बोर्डिनर्स थे। उनके नेतृत्व में मॉरिशस से पूरा समुद्री मतलब नेवी जो है वो फ्रेंच नेवी यहाँ इंडिया में आया, और इसके कारण साउथ इंडिया में फ्रेंच का जो पोजीशन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया, और जो फ्रेंच है उन्होंने अटैक कर दिया इंग्लिश पोजीशंस। और ये इंग्लिश पोजीशन कौन सा, तो मद्रास में। तो याद रखिएगा, ये जो मद्रास पे अटैक किए और मद्रास उस समय सरेंडर कर दिया, और यहीं से फर्स्ट कर्नाटिक वॉर अर्थात फर्स्ट एंग्लो जो फ्रेंच वॉर का वास्तविक रूप से शुरुआत हुआ। इसको याद रखिएगा। जो इंग्लिश कंपनी है उन्होंने कर्नाटक के जो नवाब थे अनवरुद्दीन, उनसे सहायता मांगा कि भैया बचाओ, तुम कुछ करो। अनवरुद्दीन बोले कि हाँ भाई मैं बचाऊंगा, मैं वादा किया हूँ तुमसे, मैं बचाता हूँ। और उन्होंने अपनी सेना को लेकर के फ्रेंच जो सेना था उससे लड़ने के लिए चला गया। और कहाँ लड़ा, तो अडियार नदी के बगल में। अभी मैंने बताया था, ये जो पिक्चर दिख रहा है आपको, यडियार नदी का सीन है। बहुत न्यूज में अभी था करंट में कि जो यडियार नदी है वो इतना ज़्यादा इसमें कचरा सब डाल दिया गया है, इनका जो नदी का फ्लो है बहुत कम हो गया है। इसी कारण अचानक जो भारी बारिश होता है तो जो ड्रेनेज सिस्टम है चेन्नई का वह काम नहीं करता है। तो 2-3 साल पहले बहुत न्यूज में था ये। इसी अडियार नदी के किनारे में एक युद्ध हुआ जो कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन और जो फ्रेंच सेना थी उसके बीच। और फ्रेंच सेना के जो नायक थे वो डुप्ले थे। डुप्ले के बारे में पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि कैसे डुप्ले भारत में आकर के बहुत ही शक्तिशाली हो चुका था। इस युद्ध में
बहुत ही बुरी तरह से फ्रेंच सेना ने इस नवाब अनवरुद्दीन के सेना को बहुत ही बुरी तरह से हराया। फ्रेंड्स, बाकी इस युद्ध के बाद जो फ्रेंच का पोजीशन था वो भी कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि जो डुप्ले थे और जो मॉरिशस से एडमिरल ला बोर्डोनिस आए थे, इन दोनों में मतभेद हो गया और इसी मतभेद के कारण ये जो ला बोर्डोनिस थे ये वापस मॉरिशस चले गए आफ्टर सरेंडरिंग द मद्रास। जब मद्रास ने सरेंडर कर दिया था फ्रेंच फोर्स के सामने, फिर ये ला बोर्डोनिस जैसे ही ये मॉरिशस गए तो फ्रेंच का जो पोजीशन है वो कमज़ोर हो गया। लेकिन डुप्ले को लगा कि ठीक है, वो चला गया तो चला गया, कोई दिक्कत नहीं, हम अटैक करेंगे, हम फिर से मद्रास को सीज कर लेंगे। इन्होंने सेकेंड अटैक किया मद्रास पे और उनको सीज कर लिया। उसके बाद इन्होंने एक और अटैक किया, वो किया सेंट डेविड पे, जो कि आपको बताया था सेंट डेविड पौंडीचेरी से जस्ट नीचे में सेंट डेविड है और ये ब्रिटिश ऑक्युपाइड एरिया था, इस पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन इसके बाद आगे कुछ होता उससे पहले ही इन दोनों के बीच जो हॉस्टिलिटी था यूरोप में वह खत्म हो गया एक संधि के द्वारा, जिसको बोलते हैं एक्स-ला-चैपेल ट्रीटी, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बता चुका हूं। जब मैं मैप दिखा रहा था तो एक्स-ला-चैपेल कहाँ है, वहां पे ट्रीटी हुआ और उस ट्रीटी के तहत जो है यह युद्ध यूरोप में जैसे ही खत्म हुआ तो भारत में भी खत्म हो गया। ये जो ट्रीटी हुआ, यह ट्रीटी हुआ 1748 में, 1748 में। इस ट्रीटी में क्या क्या था कि मद्रास को रिटर्न कर दिया जाएगा ब्रिटिश को, और इसके बदले में जो फ्रेंच फोर्ट्रेस थे, कहाँ पे, लुइसबर्ग, जो मैं अभी नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा था, वहाँ पे जो लुइसबर्ग वाला एरिया है वो फ्रांस को लौटा दिया गया और मद्रास वाला एरिया इंडिया में ब्रिटेन को लौटा दिया गया। मतलब यूरोप में ट्रीटी हो रहा है, नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्र फ्रांस को लौटाया जा रहा है, भारत का क्षेत्र मद्रास ब्रिटेन को लौटाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं कितना इंटरनेशनल घटना है ये। फ्रेंड्स, सिग्निफिकेंस क्या रहा इस युद्ध का? यह युद्ध एक तरह से आई ओपनर रहा यूरोपियंस के लिए। किस तरह से? इन्होंने इस बात को रियलाइज कर लिया कि एक छोटी सी आर्मी की संख्या जो बहुत ही डिसिप्लिन्ड हो, वह बहुत ही आसानी से लार्ज नंबर ऑफ इंडियन आर्मी को हरा सकता है, डिफीट कर सकता है। इस बात को रियलाइज किया यूरोपियंस ने, खास करके उस अडियार युद्ध में, जिसको सेंट थॉम युद्ध भी बोलते हैं। साथ ही साथ एक बात और इनको रियलाइज हुआ कि इम्पोर्टेंस ऑफ नेवल फोर्स, स्पेशली दक्कन में अगर युद्ध को जीतना हो, खास करके एंग्लो फ्रेंच कन्फ्लिक्ट जो हो रहा था उसमें इस बात का रियलाइज हुआ इन लोगों को, इन दोनों कंपनी को, मतलब यूरोपियंस को, कि दक्कन में अगर युद्ध जीतना हो तो नेवल फोर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये इस युद्ध का सिग्निफिकेंस रहा यूरोपियन लोगों के लिए। फिर से वही क्वेश्चन है, अभी हमने देखा कि जो पीटी का क्वेश्चन मैंने पूछा था उसमें 3 ऑप्शंस थे, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकेंड कर्नाटिक वॉर एंड थर्ड कर्नाटिक वॉर। और उसमें 3 जो ट्रीटी है उसमें अभी जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में मैंने देखा ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल, अर्थात फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का जो एंड हुआ वह ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेल के साथ हुआ। मतलब एक ऑप्शन तो हमारा क्लियर हो गया, अब 2 ऑप्शन और बचा हुआ है। जब हम सेकेंड वॉर करेंगे और थर्ड वॉर करेंगे तो वहाँ पे इसको हम क्लियर कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसको जो मेंस का क्वेश्चन है इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसको फिर से लिखिएगा। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने फर्स्ट कर्नाटिक वॉर को अच्छी तरह से समझा, सारे मैप को देखा, सारे साइट्स को देखा, इंटरनेशनल जो घटनाएं हो रही थी उनका भारत पे किस तरह से प्रभाव हो रहा है, इन सारी चीज़ों को समझा। मुझे उम्मीद है कि यह फर्स्ट कर्नाटिक वॉर से रिलेटेड जो मेरा आज का वीडियो ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसीलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।